फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी फॉरेंसिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटी लड़की की बर्थडे पार्टी से, जहाँ पर एक लड़का उसकी बर्थडे पार्टी देख रहा था। तभी उस लड़की के पापा उस लड़के को देखते हैं तो उसे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम शशि है और उसे पीटने वाला आदमी शशि का पापा था। एक्चुअली शशि का जब जन्म हुआ था तभी उसकी माँ की डेथ हुई थी और इसलिए उसके पापा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो शशि को काफी पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं और इसी वजह से शशि काफी ज्यादा गुस्से में था। जब रात को उसके पापा और उसकी बहन सो रहे थे, शशि चाकू लेकर जाता है और उन दोनों को मार देता है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हम देहरादून में रहने वाले जॉनी खन्ना को देखते हैं। जॉनी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और उसे एक केस के लिए बुलाया जाता है। जॉनी जब क्राइम स्पॉट पर जाता है तो उस लेडी की बॉडी देखकर वो समझ जाता है कि उसका मर्डर हो चुका है। जिसके बाद जॉनी अपना काम शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उस लेडी को किसने मारा है। वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि इस लेडी को इसके हस्बैंड नहीं मारा है, उसके हस्बैंड ने उसके टूथपेस्ट में जहर मिलाया था, जिसकी वजह से उस लेडी की मौत हुई थी। जॉनी ने इतने फास्ट केस सॉल्व की थी, ये देखकर सब लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉनी अपने काम में काफी ज्यादा होशियार था। जिसके बाद सीन मसूरी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेनिफर नाम की एक छोटी लड़की चर्च में गाना गा रही थी। आज जेनिफर का बर्थडे था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर अन्ना नाम की एक लड़की आती है और जेनिफर उसे भी चॉकलेट देती है। जिसके बाद जेनिफर अपनी माँ के साथ घर जा रही थी, लेकिन चर्च के अंदर वो अपनी डॉल भूल जाती है। इसलिए वो डॉल लेने के लिए चर्च के अंदर वापस आती है और तब से वो गायब हो गई थी। सब लोग उसे काफी ढूंढते हैं, लेकिन जेनिफर कहीं पर भी नहीं मिलती। अगले दिन एसआई मेगा को कॉल आता है कि उन्हें एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। जब मेगा वहां पर जाती है तो वो लड़की जेनिफर ही थी। मेगा बॉडी देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि जेनिफर को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। जिसके बाद मेगा अपने घर आती है तो हमें पता चलता है कि जो अन्ना नाम की लड़की कल जेनिफर से मिली थी वो मेगा की भतीजी थी। मेगा की बहन की डेथ हो चुकी है, इसलिए अन्ना मेगा के साथ ही रहती है। अब मेगा ने जेनिफर की बॉडी देखी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो अन्ना को खुद स्कूल छोड़ने जाती है। जिसके बाद मेगा अपने केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। वो चर्च के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर जब चर्च के अंदर गई थी तो वो किसी को देखकर स्माइल कर रही थी। जिसके बाद वो पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई और तब से जेनिफर कहाँ गई ये किसी को भी नहीं पता। ये देखकर मेगा समझ जाती है कि जिसने भी जेनिफर को मारा है वो उसका पहचान वाला था। इसलिए मेगा और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा था और सीनियर ऑफिसर्स का कहना था कि मेगा को जल्द से जल्द केस सॉल्व करना होगा। लेकिन मेगा के हाथ कोई भी क्लू नहीं लग रहा था, इसलिए उसके ऑफिसर्स कहते हैं कि वो जॉनी को बुला रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस केस में जॉनी की भी हेल्प ले। जॉनी का नाम सुनकर मेगा थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, क्योंकि जॉनी और मेगा पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी बात की वजह से उन दोनों में ब्रेकअप हो गया था। जिसके बाद जॉनी मसूरी आता है और मेगा उसे वार्न करती है कि वो बस उसके साथ प्रोफेशनल रहे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉनी आन्या का चाचू है, यानी कि मेगा की बहन की शादी जॉनी के भाई अभय से हुई थी। उनकी 2 बेटियां भी थी और एक दिन वो चारों ऋषिकेश घूमने गए थे। तभी अचानक आन्या की बहन गायब हो गई। सब लोग उसे ढूंढने लगे और कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी मिली। किसी ने उसका बहुत बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। इसी बात की वजह से आन्या की माँ काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। वो इतनी अपसेट हो गई थी कि एक दिन उसकी मौत हो गई और इस सब के लिए मेगा अभय को ब्लेम कर रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ अभय की वजह से ही हो रहा था। इसलिए मेगा आन्या को अपने साथ लेकर गई और तब से आन्या मेगा के साथ ही रहती है। जॉनी जाकर अभय से मिलता है तो अभय काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। वो जॉनी से कहता है कि वो मेगा से बात करे, क्योंकि अभय को अपनी बेटी से मिलना था, लेकिन मेगा उसे अलाउड नहीं करती। तो वही अन्या की बात करें तो अपनी बहन और माँ को खोने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और इसी वजह से रंजना नाम की एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। रंजना की वजह से आन्या की कंडीशन इम्प्रूव हो रही थी। तो वही जॉनी और मेगा अपने केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। जॉनी जाकर वहाँ पर काफी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि मर्डर करने वाला कोई छोटा आदमी होगा, या तो कोई छोटा बच्चा हो सकता है या कोई आदमी जिसकी हाइट कम हो। तभी मेगा को याद आता है कि जो चर्च की सफाई करता है उसकी हाइट भी काफी ज्यादा कम थी,
इसलिए वो उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन उसके पास इतने ज्यादा एविडेंस नहीं थे। उस आदमी का भी यही कहना था कि उसने ये मर्डर नहीं किया। जिसके बाद हम आन्या और उसकी नानी को देखते हैं, जो आदिति नाम की एक लड़की की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। वो वहां पर जाकर पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी अचानक आदिति वहां से गायब हो जाती है। आदिति एमएलए की बेटी थी, इसलिए पुलिस वालों पर भी काफी ज्यादा प्रेशर था। वो सब लोग मिलकर आदिति को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें आदिति कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन आदिति को ढूंढते वक्त जॉनी को एक खून वाला फुटप्रिंट मिलता है, जिसे देखने पर वो समझ जाता है कि ये कोई 10-12 साल के बच्चे का है। काफी इन्वेस्टिगेशन करने पर जॉनी अपने सीनियर्स को बताता है कि मर्डर करने वाला कोई छोटा लड़का है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल की होगी। लेकिन उसके बातों पर उसके सीनियर्स यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी बुरी तरह से कैसे मर्डर कर सकता है। तो जॉनी उन्हें उन बच्चों के केसेस दिखाता है जहाँ पर काफी छोटे बच्चों ने मर्डर किए थे। मेगा भी बताती है कि जेनिफर के केस में एक आई विटनेस था, जिसका नाम था जस्सू पहाड़ी। आज ही मेगा ने उसे पकड़ लिया था और जस्सू पहाड़ी ने बताया कि उस लड़की की लाश को एक छोटा बच्चा वहां पर फेंक रहा था। उस बच्चे की उम्र लगभग 12 साल थी। मेगा कहती है कि जॉनी सच कह रहा है, क्योंकि किलर एक 12 साल का बच्चा है। जिसके बाद जस्सू पहाड़ी की मदद से वो लोग उस बच्चे का स्केच बनवाते हैं। जिसके बाद मेगा उस स्केच को हर जगह भेज देती है और कुछ टाइम बाद उसे एक मेंटल असाइलम से कॉल आता है। वो बताते हैं कि उस लड़के का नाम रोहन है और उसने काफी कम उम्र में किसी का मर्डर कर दिया था। जिसके बाद उसे यहाँ पर लाया गया था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही वो हॉस्पिटल से भाग चुका है। ये सुनने के बाद मेगा रोहन के स्केच को हर जगह भेज देती है ताकि उन्हें जल्द से जल्द रोहन मिल सके। तो वही हम आन्या को देखते हैं, जिसका रंजना के साथ सेशन चल रहा था। तभी रंजना को कॉल आता है और वो कॉल पर बातें करते हुए बाहर चली जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो अंदर आती है तो आन्या वहां पर नहीं थी। रंजना ये देखकर काफी डर जाती है और वो मेगा को कॉल करके बताती है। ये सुनने के बाद मेगा और ज्यादा डर जाती है। तभी मेगा को याद आता है कि जब भी आन्या काफी डिप्रेस फील करती थी तो वो एक पार्क में चली जाती थी। मेगा वहीं पर चली जाती है तो वहां पर आन्या रोहन के साथ खेल रही थी। ये देखकर मेगा काफी डर जाती है और किसी तरह से वहां से आन्या को निकाल कर रोहन को पकड़ लेती है। मेगा देखती है कि रोहन के कपड़ों पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। तभी वहां पर ढूंढने पर उन्हें आदिति की बॉडी भी मिल जाती है। अब सब लोगों को यकीन हो गया था कि रोहन ही वो किलर है जो लड़कियों को इस तरह से मार रहा था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि किलर पकड़ा गया था। मेगा जब रोहन से बात करती है कि उसने ये मर्डर क्यों किए, तो रोहन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उल्टा वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से मेगा वहां से चली जाती है। लेकिन जॉनी अभी तक सोच में था, क्योंकि आदिति को भी जेनिफर की तरह ही मारा गया था। लेकिन जॉनी ये सोच रहा था कि रोहन तो लेफ्टी है, लेकिन जिस तरह से मर्डर हुआ है उस तरह से जॉनी को लग रहा था कि मर्डरर राइट हैंडेड होगा। वो ये बात मेगा को बताता है कि शायद रोहन असली किलर नहीं है। यह सुनने के बाद मेगा उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसने सबको बोल दिया था कि रोहन ही असली किलर है। जिसके बाद मेगा रंजना से रिक्वेस्ट करती है कि वो रोहन से बात करे, क्योंकि रंजना एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है और वो बच्चों को अच्छे से समझ सकती है। जिसके बाद रंजना रोहन से बात करने के लिए आती है। वो रोहन को काफी प्यार से पूछने लगती है और रोहन बताता है कि वो बस किसी की आवाज सुनता है। वो आवाज एक छोटी लड़की की है और वही उसे ये सब करने के लिए कहती है। लेकिन मेगा को लगता है कि रोहन झूठ बोल रहा है और उसी ने वो मर्डर्स किए थे। लेकिन मेगा जब ऑफिस में वापस आती है तो उसे पता चलता है कि एक बिंद्या नाम की लड़की मिसिंग हो गई है। ये सुनने के बाद मेगा को यकीन होता है कि रोहन असली किलर नहीं है। वो बिंद्या को ढूंढने में लग जाती है। तभी अन्या का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें अन्या बिंद्या की डेड बॉडी लेकर कहीं जा रही थी। और ये देखने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि अन्या ही वो मर्डरर है। वीडियो देखकर मेगा काफी शॉक हो गई थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अन्या ऐसा कुछ कर सकती है। अब अन्या मेगा की भतीजी थी, इसलिए मेगा के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती मेगा को सस्पेंड किया जाता है। तो वही जॉनी को भी इस केस से निकाला जाता है। जिसके बाद मेगा को हाउस अरेस्ट किया जाता है ताकि वो अन्या की मदद ना कर पाए। मेगा अन्या के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अन्या कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। जॉनी भी अन्या को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे भी अन्या नहीं मिलती। जिसके बाद जॉनी यादव जी की मदद से मेगा से मिलने आता है। मेगा काफी ज्यादा अपसेट थी, तो जॉनी उसे मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि उन्हें ये केस सॉल्व करनी होगी, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि अन्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जॉनी की बातों से मेगा भी मोटिवेटेड फील करती है,
और वो दोनों फिर से केस सॉल्व करने में लग जाते हैं। तब जॉनी मेगा को बताता है कि कोई है जो रोहन और आन्या का इस्तेमाल कर रहा था उन बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए। जॉनी कहता है कि जब वो आन्या को ढूंढ रहा था तो वो उस वीडियो में जो घर था वहां पर चला गया। ये वही घर था जहां से आन्या बिंदा की बॉडी लेकर बाहर आ रही थी। जॉनी उस घर के अंदर गया तो वहां पर पेंट किया हुआ था, लेकिन फिर भी जॉनी को वहां पर कुछ खून के धब्बे मिले और वो समझ गया कि किलर यहीं पर उन लड़कियों को मारा करता था। जॉनी को कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले जिससे उसे पता चल गया कि किलर कोई आदमी है, जिस पर मेगा कहती है कि उन्हें आन्या को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि किलर बर्थडे के दिन ही लड़कियों को मारा करता है और आन्या का भी बर्थडे 3 दिन बाद था। जिसके बाद वो दोनों आन्या के ड्राइंग्स देखते हैं और ड्राइंग्स देखकर जॉनी समझ जाता है कि आन्या कहाँ पर होगी। जिसके बाद वो मेगा को छुपकर वहां पर लेकर जाता है। एक्चुअली आन्या अभय के साथ एक विला में थी। ये विला के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये देखने के बाद मेगा अभय पर काफी गुस्सा करती है कि वो आन्या को लेकर यहाँ क्यों आ गया। तो अभय कहता है कि उसे आन्या की चिंता हो रही थी। जब से आन्या का वीडियो वायरल हुआ था वो समझ गया था कि पुलिस वाले आन्या को पकड़ लेंगे, इसलिए वो आन्या को लेकर यहाँ आ गया ताकि आन्या यहाँ पर सेफ रहे। ये देखकर पहले तो मेगा उस पर गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो शांत हो जाती है। जिसके बाद मेगा और जॉनी मिलकर आन्या से पूछने लगते हैं कि वो बिंदा की बॉडी के साथ क्या कर रही थी। तो आन्या कहती है कि उसे एक छोटी लड़की की आवाज आती है और वही उसे ये सब करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद मेगा को याद आता है कि रोहन भी ऐसा ही कुछ कह रहा था। जिसके बाद मेगा यादव जी से कहती है कि ऐसे सेम केसेस कहाँ हो रहे हैं उसके बारे में पता लगा है। यादव जी भी इंक्वायरी करते हैं और वो मेगा को बताते हैं कि कुछ साल पहले ऋषिकेश में भी ऐसे ही केसेस हो रहे थे। जिसके बाद मेगा और जॉनी पुलिस से छुपते हुए ऋषिकेश चले जाते हैं। यादव जी भी अपने फ्रेंड की मदद से कुछ सबूत लाकर जॉनी को देते हैं ताकि वो आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके। ऋषिकेश में जॉनी अपने गुरु डॉक्टर सोलंकी से मिलता है। वो दोनों केस को डिस्कस करते हैं, जिसके बाद जॉनी वहीं पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि ऋषिकेश और मसूरी वाला किलर एक ही है। जिसके बाद डॉक्टर सोलंकी जॉनी से कहते हैं कि वो डीएनए की मदद से फेस जनरेट कर सकते हैं। जिसके बाद जॉनी वैसा ही करने लगता है, लेकिन फेस जनरेट होने में अभी टाइम लगने वाला था, इसलिए मेगा ऋषिकेश में जो मर्डर हुए थे उन लड़कियों के पेरेंट्स से मिलने जाती है। उनसे पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि वो सारी लड़कियां एक ही डॉक्टर के पास जाया करती थी। उस डॉक्टर का नाम रमेश गुप्ता था और वो एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट था। जिसके बाद मेगा डॉक्टर रमेश गुप्ता के घर जाती है, लेकिन उनका घर बंद था, इसलिए मेगा उनके पड़ोसी से बातचीत करती है। तो वो पड़ोसन बताती है कि डॉक्टर गुप्ता ने काफी साल पहले एक शशि नाम के लड़के को अडॉप्ट किया था। वो और शशि काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि डॉक्टर गुप्ता को ब्लड कैंसर है। ये सुनने के बाद शशि काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। वो डिप्रेशन में चला गया और एक दिन उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो औरत डॉक्टर रमेश की फोटो मेगा को दिखाती है और ये देखने के बाद मेगा काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि डॉक्टर रमेश कोई और नहीं बल्कि रंजना के पापा थे और रंजना ने मेगा को बताया था कि उसके पापा को ब्लड कैंसर है। मेगा समझ जाती है कि डॉक्टर रमेश ही वो मर्डरर है, इसलिए मेगा और जॉनी दोनों ही मसूरी के लिए निकलते हैं। तो वही आन्या को दौरे पड़ रहे थे, इसलिए अभय रंजना को कॉल करके विला में आने के लिए कहता है और रंजना भी मान जाती है। वो अपने पापा को बताती है कि वो आन्या को चेक करने के लिए जा रही है। जिसके बाद रंजना वहां से चली जाती है। तभी वहां पर मेगा और जॉनी आते हैं, तो वो देखते हैं कि डॉक्टर रमेश घर पर ही थे। तभी जॉनी को डॉक्टर सोलंकी वो स्केच भेजते हैं। वो स्केच किलर का था और स्केच देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो स्केच और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर रंजना का था। जिसके बाद डॉक्टर रमेश बताते हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले एक शशि नाम के लड़के को अडॉप्ट किया था। शशि ने काफी कम उम्र में अपने पापा और बहन को मार दिया था, लेकिन डॉक्टर रमेश के साथ रहते हुए उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सुधर रही थी। कुछ साल बीत गए और शशि बड़ा हो गया था। वो पढ़ाई में भी काफी होशियार था और वो भी डॉक्टर रमेश की तरह चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता था। वो अपने पापा के साथ मिलकर वो सब कुछ सीख रहा था जो उसके पापा किया करते थे। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि डॉक्टर रमेश को ब्लड कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाले हैं। ये सुनने के बाद शशि काफी नर्वस हो गया और उसने गुस्से में जाकर एक लड़की को मार दिया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आन्या की बहन थी। जिसके बाद शशि घर पर वापस आ गया और उसने डॉक्टर रमेश को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर रमेश उसे समझा रहे थे कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर रमेश की रिपोर्ट्स अच्छी आई थी,
इससे शशि को लगने लगा कि अगर वो लड़कियों को मारेगा तो डॉक्टर रमेश ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम तक वो लड़कियों को मारता रहा और डॉक्टर रमेश की कंडीशन अच्छी होती गई। शशि को ऐसा ही लग रहा था कि उसके मर्डर की वजह से ही डॉक्टर रमेश की तबीयत अच्छी हो रही है। जिसके बाद शशि ने अपनी सर्जरी करवाई और वो रंजना बन गया ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। जिसके बाद वो दोनों मसूरी शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम पहले डॉक्टर रमेश की रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आई, यानी कि उनका कैंसर फिर से बढ़ रहा था। ये सुनने के बाद फिर से शशि पुराने वाला शशि बन गया और वो लड़कियों को मर्डर करने लगा। डॉक्टर रमेश बताते हैं कि अभी भी वो अन्या नाम की एक लड़की के पास गया है। ये सुनने के बाद जॉनी और मेगा दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत अभय के घर जाने लगते हैं, लेकिन बीच में उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने किलर को पकड़ लिया है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुन नहीं रहा था। तभी उन्हें अभय का कॉल आता है जो बताता है कि रंजना ने उसे काफी पीट दिया है और वो अन्या को लेकर कहीं चली गई है। अभय की बातें सुनने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को उन पर यकीन आता है और वो मेघा और जॉनी को छोड़ देता है। जिसके बाद जॉनी उसी पुराने घर में जाता है क्योंकि उसे पता था कि रंजना वहीं पर लड़कियों को मारा करती है। तो वही हम रंजना को देखते हैं जो अन्या को मारने की प्लानिंग कर रही थी। एक्चुअली वो बच्चों को हिप्नोटाइज किया करती थी, जिसके बाद बच्चे खुद ही उसके साथ चले आते थे। जिसके बाद वो बच्चों को यहाँ लाकर बुरी तरह से उन्हें मारा करती थी। फिर वो रोहन को हिप्नोटाइज कर दी और उन लड़कियों की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहती। एक्चुअली बचपन में शशि के पापा उसकी बहन से बहुत प्यार किया करते थे और इसी वजह से शशि काफी जेलस फील करता और इसी की वजह से वो खास लड़कियों को ही टारगेट किया करता। वो लड़कियों को मारता और इससे उसे यकीन हो जाता कि डॉक्टर रमेश गुप्ता की उम्र इससे बढ़ जाएगी। वो अन्या को मारने ही वाला था। तभी वहां पर जॉनी और मेघा आते हैं। वहां पर मेघा और रंजना में थोड़ी फाइट होती है और रंजना मेघा को मारने वाली थी, तब तक जॉनी उसे शूट कर देता है और रंजना की वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह से मेघा और जॉनी ने अन्या को बचा लिया था। जिसके बाद मेघा अन्या की कस्टडी उसके पापा को दे देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अभय की कोई गलती नहीं थी। साथ ही मेघा और जॉनी भी फिर से डेट करना स्टार्ट करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी फॉरेंसिक मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।